बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को सेलुलोज के बारे में जानना है। सेलुलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग हेडिंग देकर लिख लो सेलुलोज, CELLULOSE। सेल्यूलोज जो होता है दिस इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, यानी कि एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि सेल्यूलोज जो होता है सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। हम लोग के शरीर में सेल्यूलोज वेल्यूलोज नहीं होता है। सेल्यूलोज जो हम लोग प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों? प्लांट से प्राप्त करते हैं। और जितना भी प्लांट किंगडम में सब्सटेंसेस है उसमें ज्यादातर मात्रा जो होता है वो क्या चीज का रहता है? सेल्यूलोज का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, और वो सेल जो होगा उस सेल का वॉल जो है वो क्या चीज से मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है कि नहीं बच्चों? सेलुलोज के अगर हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल के बारे में जाने तो होता क्या है? कॉटन, जूट, वुड, वुड मतलब लकड़ी, इन चीजों में मुख्य रूप से क्या चीज मौजूद होता है? सेलुलोज। अगर बात करें लकड़ी की तो वुड में अबाउट 45 to 40% सेलुलोज मौजूद होता है। कॉटन की बात करें तो उसमें तो 90 से 95% सेलुलोज मौजूद होता है, यानी कि कॉटन जो हम लोग रुई इस्तेमाल करते हैं उस रुई में 90 से 95% क्या चीज रहता है बच्चों? सेलुलोज रहता है। अगर हम लोग जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है दुनिया में, हम वहां पर हम लोग प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों को मिला दें तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें लगभग 50% हिस्सा या उससे भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इन बातों को आप लोग याद रखो और अभी के अभी पॉइंट आउट करके लिखते जाओ। अपने कॉपी में हेडिंग तो था ही सेलुलोज, तो नीचे पॉइंट पॉइंट करके लिखो सेलुलोज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट, सेलुलोज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट या स्लैश देके लिखना फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो cellulose is the most abundant organic matter, cellulose is the most abundant organic matter present in plant kingdom, cellulose is the most abundant organic matter present in plant kingdom। next point देके लिखो आप लोग the cell wall of all the plants, the cell wall of all the plants are made up with cellulose, the cell wall of all the plants are made up with cellulose। उसके बाद next point देके लिखो आप लोग Cellulose is mainly present in wood, 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 jute, cotton, etc. wood, jute, cotton, etc. उसके बाद नीचे पॉइंट पॉइंट करके लिखते चले जाओ कि in cotton about 90 to 95% cellulose is present. In cotton about 90 to 95% cellulose is present. उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना इन वुड, WOOD, इन वुड अबाउट 40 to 45% सेलुलोज इज प्रेजेंट। लकड़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है सेलुलोज, है कि नहीं बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो कि among all the organic matter present in living world, among all the organic matter present in living world about 50% सेलुलोज इज प्रेजेंट। लगभग कितना प्रतिशत सेलुलोज होता है बच्चों? 50% के आसपास। अब हम लोग बच्चों आते हैं सेलुलोज के स्ट्रक्चर पर। जिस तरह से स्टार्च के बारे में हम लोगों ने जाना था कि स्टार्च जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज के कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह से सेलुलोज जो होता है ये भी ग्लूकोज यूनिट से ही जुड़कर बना होता है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, ये जो होता है बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर भी हमने डिस्कस करा था कि जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं तो वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन प्लीज इस स्थिति में भी इसे आप लोग स्किप ना करो, क्योंकि यहाँ पर हम भी इसलिए हर एक बातों को स्लोली समझा रहे हैं कि चीजें यही याद करनी है और अपने दिमाग में डालनी है, कुछ और नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या अंतर है,
दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, है कि नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर बताया कि सेलुलोज अल्फा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता है, बीटा डी ग्लूकोज का होता है। तो यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज में अंतर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर H होगा। एक और यूनिट हम लोग लिखते हैं, ये HOH, ये इस तरह से ऐसे CH2OH, यहाँ पर HOH H, और ये ऐसे ही अगर हम लोग देखते चले जाए तो यहाँ H, इधर में OH, फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा OH और ये है H। फिर नेक्स्ट यूनिट अगर हम लोग लिखें, H है, OH है, फिर इस तरह से है CH2OH और ये H, यहाँ पर क्या है बच्चों, OH है, H है। ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज लिख रहे हैं या फिर बीटा डी ग्लूकोज, तो ये सबका सब बीटा डी ग्लूकोज है कि नहीं। तो यहाँ पर HOH और भी लिख दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग स्टार्च के बारे में अगर थोड़ी बातें कर लें तो हम लोगों को याद है कि स्टार्च जो था वो दो हिस्सा अपने अंदर रखता था, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाला जो हिस्सा था दैट इज लीनियर चेन पॉलीमर, लेकिन एमाइलोपेक्टिन वाला जो हिस्सा होता है दैट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ओके स्टूडेंट, कि लीनियर चेन पॉलीमर और ब्रांच चेन पॉलीमर दोनों होता था स्टार्च में। लेकिन यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं कि सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ लीनियर चेन पॉलीमर वाला ही हिस्सा है, इसमें ब्रांच चेन जैसा कुछ अपने को है या नहीं है, नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों क्या चीज है, लीनियर चेन पॉलीमर। ओके, तो ये हम लोग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देख लिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और भी है बहुत सारा। तो ये सब का सब बच्चों क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। नंबरिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, और इसी तरह से हर किसी में 1 से लेकर 6 कार्बन एटम हर एक ग्लूकोज यूनिट में मौजूद है। अब हम लोग बात करें कि ये कंडेंस कैसे होता है, तो यहाँ पर तो OH के सामने OH है नहीं, जैसा कि स्टार्च या और चीजों के कंडेंसेशन में हम लोगों ने देखा था। यहाँ OH इधर है और दूसरा OH इधर है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर का H और यहाँ पर का OH हम लोग निकालेंगे, तो बच्चों बॉन्ड जो है इस तरह से बनेगा ना। इस बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ था, वो ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर बना, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम लोग क्या नाम देंगे, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो बच्चों इसे हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी देखते हैं, इधर से H और इधर से OH निकल गया, तो बच्चों क्या बन जाएगा, इस तरह से ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ से मान लो OH निकल गया और इधर से बच्चों क्या निकल गया, H निकल गया। तो बच्चों बताओ, तो यहाँ पर लिंकेज कुछ इस तरह से बनेगा, और उसी तरह से यहाँ पर से भी जुड़ता चला जाएगा, ऐसे यहाँ पर से भी जुड़ता चला जाएगा कुछ इस तरह से, है कि नहीं। तो ये बहुत सारा बॉन्ड यहाँ पर बना। तो ये जितने भी बॉन्ड या कंपाउंड यहाँ पर बन रहे हैं, ये सब के सब कौन से बॉन्ड हैं या कौन सा लिंकेज कहलाएगा, ये सब का सब, ये सब का सब बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या चीज का है, सेलुलोज का। तो इसी के बारे में हम लोग पॉइंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। तो नीचे पॉइंट पॉइंट करके लिखना कि सेलुलोज इज linear chain condensation polymer of beta D glucose. Cellulose is linear chain condensation polymer of beta D glucose। और वहां पर आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर लिख लो। इसमें ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप लोग लिखो, in cellulose beta glycosidic linkage is formed, beta glycosidic linkage is formed between C1 of one glucose unit, C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit, and C4 of next glucose unit। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना, all the polymeric chains of glucose, all the polymeric chain of cellulose, all the polymeric chain of cellulose are stacked upon each other side by side, are stacked, STACK, are stacked upon each other side by side
to give a bundle of structure, to give a bundle of structure, BUNDLE, bundle of structure, where large number of hydrogen bonds, where large number of hydrogen bonds are present in between each pair of, large number of hydrogen bonds are present between each pair of polymeric chains of cellulose, polymeric chains of cellulose। ये बात मैंने क्या लिखवाई यहाँ पर कि जैसे ग्लूकोज का चेन है, एक चेन ये हो गया, तो दूसरा चेन जस्ट इसके बगल में इस तरह से रहता है, यानी कि स्टैक साइड बाय साइड, एक दूसरे के किनारे बहुत सारा चेन लाइन बाय से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है और एक बंडल जैसा बना लिया, ठीक है ना, एक बंडल जैसा बन गया। और यहाँ पर हर एक चेन आपस में एक दूसरे से बंधा होता है, किस बॉन्ड से बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा OH तो फ्री है ना, तो एक चेन ये हुआ, इसके नीचे दूसरा चेन है, तो वो OH दूसरे के OH से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद रहता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेल्यूलोज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं कि सबसे पहली बात कि सेल्यूलोज जो होता है वो रिड्यूस नहीं होता है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जिस तरह से हम लोग स्टार्च का फर्मेंटेशन कर लेते थे, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कैसे हम लोग स्टार्च से इथाइल अल्कोहल वगैरह प्रिपेयर करते थे, उस तरह का फर्मेंटेशन नहीं होता है सेलुलोज का किसी ईस्ट वगैरह से, YEAST ईस्ट वगैरह से नहीं होता है। नेक्स्ट बात ये हम लोग जान सकते हैं सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस आसान नहीं होता है, इतना भी आसान, जैसे कि हम लोग स्टार्च वगैरह खाते हैं तो स्टार्च हाइड्रोलाइज होके हम लोग के शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसी ग्लूकोज को हम लोग एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम लोग सेलुलोज खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेलुलोज अगर हम लोग खाएंगे तो बावजूद इसके कि सेलुलोज भी ग्लूकोज से ही जुड़कर बना है, लेकिन सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग के शरीर में वैसा कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है जो कि सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सके। लेकिन हाँ, ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स के पेट में ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सकता है। जो घास वगैरह होता है, घास में क्या रहता है? मुख्य रूप से सेलुलोज ही होता है। तो जैसे बकरी, गाय वगैरह जो ये घास वगैरह खाती है, तो इसे ही हम लोग ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स बोल सकते हैं। तो इनके शरीर में ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि इन सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सके और इसे कन्वर्ट कर सके ग्लूकोज में, जिसका कि इस्तेमाल उन लोग एनर्जी सोर्स के रूप में करता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम लोग सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं लेबोरेटरी में। कब? जब हम लोग सेलुलोज को गर्म करें किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl वगैरह के साथ अगर हम लोग इसे प्रोलॉन्ग टाइम तक हाइड्रोलाइज करें, यानी कि गर्म करें, तो जाके ये थोड़ा थोड़ा हाइड्रोलाइज होके टूट सकता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। ओके स्टूडेंट, तो इन बातों को हम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। इतना लिखने के बाद, सारा कुछ लिख लिया हो आप लोगों ने, तो पॉइंट पॉइंट करके लिखो आप लोग। Cellulose cannot be reduced. Cellulose cannot be reduced by Tollens reagent, failing solution, etc. सेलुलोज जो होता है टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह के द्वारा रिड्यूस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो आप लोग। सेलुलोज कैन नॉट बी फर्मेंटेड, सेलुलोज कैन नॉट बी फर्मेंटेड बाय ईस्ट, YEAST, ईस्ट। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो। सेलुलोज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इजिली, सेलुलोज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इजिली so that we cannot use it in food, so that we cannot use it in food to obtain glucose after hydrolysis, but in the stomach of grass grazing animals, such enzyme is produced that can be hydrolyzed cellulose, Next one देके लिखो। In laboratory we can hydrolyze cellulose after heating with acids like H2SO4, for prolonged time, okay? तो इतना सारा कुछ लिखने के बाद अब आप नीचे पॉइंट करके लिखना है कि सेलुलोज का हम लोग इस्तेमाल क्या क्या करते हैं।
अगर हम लोग सेलुलोज के यूजेस की बात करें तो एक से अधिक कई तरह का इस्तेमाल होता है सेलुलोज का। अगर हम लोग सेलुलोज को सम स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो सेलुलोज कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में, जिसका कि अलग अलग तरह का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग बात करें सेलुलॉइड, सेलुलॉइड एक तरह का ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट है सेलुलोज का। तो सेलुलॉइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज में, फिल्म्स वगैरह बनाने में। उसी तरह से गन कॉटन होता है, गन कॉटन हम लोग एक्सप्लोसिव वगैरह में, बम वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो इसका इस्तेमाल आप लोगों को होना होगा। अब है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट का इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक्स, फॉर रैपिंग फिल्म्स एंड फॉर नेल पॉलिश, इसका तो आप लोग बहुत ही इस्तेमाल करते ही होंगे। उसके बाद मिथाइल सेलुलोज, इसका क्या इस्तेमाल है, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, बाप रे बाप, पेस्ट एंड फॉर द फैब्रिक साइजिंग, बहुत तरह का इस्तेमाल है। इथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल क्या होता है, यूज्ड इन प्लास्टिक कोट्स एंड इन फिल्म्स वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं यहाँ पर, इन्हें आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो। इसके अलावा भी और भी इस्तेमाल होता है सेलुलोज का। जैसे कि हम लोग बात करें कि सेलुलोज को अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे या ट्रीट करोगे, सेलुलोज है या कॉटन है, आप लोग देख लो, कॉटन को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, किसके साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, कॉन्क NaOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक अलग तरह के सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं मर्सराइज्ड कॉटन, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मर्सराइजेशन। और ये जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जब हम लोग कॉटन को कॉन्क NaOH के साथ ट्रीट करके जो ये नया प्रोडक्ट बनाए, ये एकदम ट्रांसलूसेंट चिकना सा मांस होता है जो कि एकदम सिल्क की तरह लगता है। और आप लोग पहले देखते हो कॉटन का जो कपड़ा वगैरह हम लोग पहनते थे उसमें बन 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 निकल जाता था, दाना दाना दाना। लेकिन आज के डेट में जो कॉटन इस्तेमाल होता है फैब्रिक के लिए, तो उस कॉटन को पहले हम लोग कॉन्क NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग नाम दे दिए मर्सराइजेशन। मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा हूं, मर्सराइजेशन की बात कर रहा हूं। और इस तरह से कॉटन मिला जिसका कि एकदम सिल्क की तरह छूने में लगेगा, बहुत बेहतर हो जाता है, क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मर्सराइजेशन, और ऐसे कॉटन को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्सराइज्ड कॉटन। तो उसे भी इतना लिखने के बाद नीचे पॉइंट करके लिख लो कि व्हेन कॉटन या स्लैश देके लिखना सेलुलोज, व्हेन कॉटन या स्लैश देके लिखना सेलुलोज इज ट्रीटेड विथ कॉन्क NaOH, is treated with conch NaOH, then we obtain, is treated with conch NaOH, then we obtain translucent mass that impart silky luster, मतलब चमक आता है, that impart silky luster, which is called mercerized cotton, which is called MERCERISED, MERCERISED, which is called mercerized cotton, and this process is called mercerization, and this process is called mercerization. Okay student, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोजेन के बारे में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां तक जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा काम करना कोई बड़ा काम नहीं होता है। आप लोग वीडियो को देखने के बाद जस्ट लाइक कर दो और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और उन्हें मोटिवेट करो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है यही मेरा मोटिवेशन होता है। ओके स्टूडेंट।